हेलो डियर साइंटिस्ट, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम विजन फॉर इंडिया। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब बात आती है एपीजे अब्दुल कलाम की, तो वो एक ग्रेट साइंटिस्ट और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी चीजें करी हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello dear students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to start our chapter number 11, which name is APJ Abdul Kalam's Vision for India. In this entire chapter, we are going to see the three visions of APJ Abdul Kalam. Okay, so come with me and let's start the chapter. So in the starting of the chapter, you can see get ready. So what is written here? Let's see. We all have some vision for our future and we work wholeheartedly to materialize our vision. What is your vision regarding your coming life? Write about it and share in class. So student, हम सब लोगों का कुछ ना कुछ विजन होता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। तो देखिए, और उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग पूरे दिल से मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यू आर गोइंग टू शेयर your vision regarding your future in your class. Okay, in this entire chapter you are going to see at the Indian Institute of Technology, Hyderabad, Dr. APJ Abdul Kalam gave one of his finest speeches where he articulated his visions for India. ये जो पूरा चैप्टर है ना, ठीक है, ये एक आर्टिकल है, मींस ये पूरा का पूरा चैप्टर जब आईआईटी हैदराबाद में एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपना लेक्चर दे रहे थे, ठीक है, तो कह सकते हो आप इनके पूरे एंटायर लाइफ के दिए हुए सारे लेक्चर और सारे स्पीचेस में ये वन ऑफ द फाइनेस्ट है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं ऐसा क्या कहा था उन्होंने इसमें। लेट्स सी। I have three visions for India. In 2000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, capturing our lands and conquering our minds. From Alexander onwards, the Greeks, the Turks, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us, take over what was ours. Okay, so student, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मेरे इंडिया के लिए मेरे थ्री विजन्स हैं। अगर हम अपनी लास्ट 3000 इयर्स की हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर्स आए। स्टार्टिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट से होती है, ठीक है, वहां से ग्रीक के थे ये लोग, वहां से ग्रीक्स आए, ठीक है, उन लोगों ने इंडिया पे अटैक करने का कोशिश किया, तुर्क्स आए, मुगल्स आए, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, इन सारे लोगों ने क्या किया, इंडिया को इन्वेड किया और इंडिया को लूट के वो लेके चले गए, वो जितना कर सकते थे, ठीक है। Yet we have never done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture, their history, or tried to enforce our ways of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. So students, आप देखिए, जो ये आपके ग्रीक हैं, ठीक है, इसमें आप देखोगे सारी की सारी कंट्री एक्सेप्ट टर्की, ठीक है, वो एशिया में है, बाकी सारी की सारी कंट्री आपकी यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक है। तो कलाम साहब ये कहते हैं कि हमारी कंट्री पे इन्वेट तो सब लोगों ने किया, पर क्या हिस्ट्री में एक भी ऐसा इंसिडेंट लिखा है जहां पे इंडियंस ने किसी के ऊपर अटैक किया है, ठीक है, नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के फ्रीडम की, उनके प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए आज तक पूरे हिस्ट्री को आप उठा के देख लीजिए, तीनों एरा की हिस्ट्री को आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा कि इंडिया ने अटैक किया यहाँ पे या फिर इंडिया ने इस लैंड को लिया है, ठीक है। That is why, okay, that is why my first vision is that of freedom. I believe that India got its first vision of this in 1857 when we launched the first war of independence. It is this freedom that we must protect, nurture and build upon. If we are not free, no one will respect us. Okay, so students, APJ Abdul Kalam साहब फर्दर कहते हैं कि इंडिया के जो थ्री विजन्स मैंने डिसाइड किए हुए हैं उसमें से मेरा पहला विजन है फ्रीडम, ठीक है। और फ्रीडम की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी आपकी 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। उस टाइम इंडियंस को ये महसूस हुआ था कि अब हमें सच में आजादी की जरूरत है, क्योंकि अगर आप आजाद नहीं हो तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो, क्योंकि इफ यू डोंट हैव योर ओन फ्रीडम देन यू आर नॉट एबल टू डू योर things freely. Okay, so the first vision decided by APJ Abdul Kalam for our country India is freedom. Okay, now the second vision which Kalam Sahab is sharing here, my second vision of
India's development. For 50 years, we have been a developing nation. It is a nation we begin to see ourselves as a developed nation. We are among the top 5 nations of the world in terms of GDP. We have a 10% growth rate in most sectors. Our poverty levels are falling. Our achievements are being globally recognized today. Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed, self-reliant and self-assured nature. Isn't it this incorrect? Okay. So students, APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मेरा जो थर्ड विजन है इंडिया के लिए वो है डेवलपमेंट. ठीक है. अगर आप बात करोगे, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड में 3 टाइप्स की कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है. वैसे आज के टाइम पे सारी कंट्रीज को हम लोगों ने डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में रख दिया, एक्सेप्ट फ्यू नेशंस वो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं. ठीक है. तो इंडिया क्या है, सबसे पहले अगर हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को एज अ डेवलप्ड नेशन रिकॉग्निशन मिले, तो सबसे पहले हम इंडियंस को इंडिया को डेवलप्ड नेशन मानना होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरा प्रूफ है कि दैट वी आर नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर अ डेवलप्ड कंट्री. कैसे? देखिए, हम लोग इंडिया के उन टॉप 5 कंट्रीज में से हैं जिनकी जीडीपी टॉप 5 में है. ठीक है, आप समझ रहे हो. वी आर अमॉन्ग द टॉप 5 नेशंस, ओके, हु हैज द लार्जेस्ट जीडीपी. जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, सो क्या है, हम सारे लोग, हमारी कंट्री इंडिया टॉप 5 नेशंस में से जीडीपी के मैटर में. ठीक है. अगर आप बात करते हो हमारे सारे सेक्टर्स की, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स की जो ग्रोथ रेट है वो 10% है. इवन आप ये देख सकते हो कि कई सारे सेक्टर्स में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो आपके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्री से भी ज्यादा है. ठीक है. हमारा पॉवर्टी लेवल, इंडिपेंडेंस को अगर उठा के आप देखिए तो 21st सेंचुरी में काफी हद तक कम हो चुका है. ठीक है. हमारा जो अचीवमेंट है वो पूरा का पूरा वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है. बट स्टिल यहाँ पे कमी कहाँ आती है? क्यों आज भी हम डेवलपिंग कंट्री से कैटेगरी में आ रहे हैं? क्योंकि गलती हमारी है, हम इंडियंस की गलती है. हम गाली देना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम ये नहीं जानते उसका सोल्यूशन हमें कैसे निकालना है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्या कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है. ठीक है. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद के अंदर जगाना होगा. जब हम ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे यस वी आर डेवलप्ड नेशन, तो ही तो वर्ल्ड के लोग बोलेंगे कि यस इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन. ओके. नाउ द थर्ड विजन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम इज, I have a third vision. India must stand up to the world because I believe that unless India stand up, no one will respect us. Only strength respect strength. We must be strong not only as a military power but also as an economic power. Both must go hand in hand. So एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मेरा जो थर्ड विजन है इंडिया के लिए वो है स्ट्रेंथ. क्योंकि अगर जब तक हम ही खुद को कमजोर मानेंगे तो दूसरे भी हमें कमजोर समझेंगे. तो सबसे पहले यू हैव टू फील योर ओन स्ट्रेंथ, देन ओनली वर्ल्ड इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज योर ओन स्ट्रेंथ. ठीक है. इसीलिए वो कहते हैं कि हमें सिर्फ मिलिट्री पावर में स्ट्रांग नहीं बनना है, हमें हमारे इकोनॉमिक टर्म में भी बनना है. यानी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर ये दोनों पूरे क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी हमारी स्ट्रेंथ खुल के सामने आएगी. ठीक है. My good fortune was to have worked with 3 great minds. ठीक है. सो एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मेरा गुड लक है कि मैंने इंडिया के उन 3 लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की नींव रखी है. जैसे कि उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ वो काम किए थे. ठीक है. डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. ठीक है. ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से बिलोंग करते थे. सतीश धवन. ठीक है. सतीश धवन के साथ भी इन्होंने काम किया था. फिर इन्होंने ब्रह्म प्रकाश के साथ भी काम किया था. ब्रह्म प्रकाश कौन है? ब्रह्म प्रकाश को कहा जाता है इंडिया के न्यूक्लियर मटेरियल के वो फादर हैं. ठीक है. साथ ही साथ ये कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब कि जब मैं इन 3 लोगों के साथ काम कर रहा था तब मैंने उनके विजन को क्लियरली देखा था और यहीं से मेरी आगे की स्ट्रेटेजी लाइफ की तैयार होती है. ठीक है. अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब बताते हैं कि मैंने अपने लाइफ में 4 माइलस्टोन्स अपने करियर में देखे हैं. वो कौन कौन से माइलस्टोन्स है? तो देखिए, वो कहते हैं कि मैंने 20 साल जो मैंने इसरो में बिताए थे. ठीक है. मैंने 20 साल इसरो में बिताए. मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इंडिया ने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका जो व्हीकल था SLV-3. ठीक है. मैं उसका डायरेक्टर था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर. ठीक है. इंडिया ने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है, उस सैटेलाइट को ले जाने वाले व्हीकल SLV-3 उसके डिजाइन के ये प्रोजेक्ट डिजाइनर थे. ठीक है. इसके अलावा इंडिया ने, ये कौन सा सैटेलाइट था? रोहिणी आपका. ठीक है. 3 साल बाद मैंने
3 साल तक मैंने इसरो में साइंटिस्ट के तौर पे काम किया। उसके बाद मैंने डीआरडीओ को भी ज्वाइन किया, ठीक है। डीआरडीओ को ज्वाइन करने के बाद मैंने इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम था उसमें भी मैंने आगे काम किया, ठीक है। इसके अलावा मेरा दूसरा जो अपॉर्चुनिटी था, मेरे लाइफ का जो माइलस्टोन है, वो ये है कि जब हम लोगों ने अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया था 1994 में, ठीक है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब आगे और कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डीआरडीओ, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 11 मई और 13 मई को, ठीक है। ये कहते हैं कि जब डीआरडीओ ने एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर मिसाइल लॉन्च किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वो मेरे लाइफ का थर्ड चांस था, कह सकते हो थर्ड ब्लेसिंग थी मेरे लाइफ की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने अपने टीम के साथ मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था, साथ ही साथ इस पूरे वर्ल्ड को यह प्रूव किया गया था हमारी टीम ने कि इंडिया किसी से भी कम नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग डेवलपिंग नेशन नहीं है, हम लोग उन डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए ये सारे अचीवमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ दैट आई एम इंडियन, ओके। अब देखिए the fact that we have now developed Agni, a re-entry structure for which we have developed this new material, a very light material called carbon, ठीक है। अग्नि की यहाँ पर फिर से री एंट्री होती है और यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत ही लाइट मटेरियल को बनाया है जिसका नाम है कार्बन, ठीक है। तो आगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, जो वो स्पीच दे रहे थे आईआईटी हैदराबाद, वो कहते हैं कि एक दिन मेरे पास एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आता है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक एक दिन सर्जन आता है और वो ऑर्थोपेडिक सर्जन कहाँ से आया था? वो आया था निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से, ठीक है। मतलब निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आई होप ये हैदराबाद में है शायद, ठीक है। वहां के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरे पास आते हैं और वो मेरे पास कहते हैं, ठीक है, वो मेरे पास पहले आते हैं और वो एक मटेरियल को उठाकर मेरे लैब में देखते हैं, वो इतना ज्यादा लाइट वेट था, ठीक है, कि वो जो डॉक्टर आए थे, जो सर्जन आए थे, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो कलाम साहब से कहते हैं कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। तो जब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं कलाम साहब को, तो एपीजे अब्दुल कलाम वहां ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, इन लोगों के हाथ में बहुत हैवी मेटल के कैलिपर्स लगे हुए हैं, जिनसे कह सकते हो आप, एक तो वो इतने छोटे हैं, ठीक है, और जो कैलिपर्स उनके बॉडी में लगे हुए हैं वो ऑलमोस्ट 3 किलो के हैं, ठीक है। अगर उन्हें कहीं चलना है तो वो अपने बॉडी वेट के साथ साथ एक्स्ट्रा 3 किलो और लेके चल रहे हैं, ठीक है। ओके, जो सर्जन थे वो आगे कहते हैं कि प्लीज आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे मेरे पेशेंट को दर्द से राहत मिले, ठीक है। इनके दर्द को आप लोग कम कीजिए क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने ऐसे ऑर्थोसिस कैलिपर्स बनाए थे जिनकी जो वेट थी ना वो 300 ग्राम थी, कहाँ 3 किलो, अब सिर्फ 300 ग्राम, ठीक है, हम लोगों ने बनाए और बहुत ज्यादा वो लाइट वेट थे। अब हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, जो बच्चे पहले 3 किलो एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ 300 ग्राम्स को लेके चल रहे हैं अपने साथ, ठीक है। अब वो कहीं पे भी जा सकते थे, ठीक है, बिना किसी के हेल्प के, ठीक है। ये सारी चीजें देख के उनके पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाता है और कलाम साहब कहते हैं कि ये मेरे लाइफ की 4th ब्लेसिंग थी जो मैंने देखी है, ठीक है। अब अब्दुल कलाम साहब मीडिया के बारे में भी बात करते हैं। आप सब जानते हो मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे 4 पिलर्स में से, हमारे डेमोक्रेसी की 4 पिलर्स में से मीडिया हमारी एक है, ठीक है। तो कलाम साहब कहते हैं कि मीडिया हमारी इतनी नेगेटिव क्यों रहती है, ठीक है। अगर हम देखिए, हम लोगों को इतना ज्यादा शर्म क्यों आता है अपने इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे पहचानने पे, ठीक है, हमें क्यों ये बहुत ऐसा लगता है कि नहीं हम कुछ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, हम क्यों शर्माते हैं वर्ल्ड लेवल पे अपने स्ट्रेंथ को मानने के लिए? हम तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट नेशन है, जितना ग्रेट हम है आई डोंट थिंक उतना कोई और नेशन ग्रेट हो सकता है, ठीक है। अगर आप एंशिएंट इंडिया की स्टोरी उठाइए, मिडाइवल की उठाइए, फिर आप मॉडर्न की उठाइए, आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी जो हमें ये बताती कि इंडिया कभी भी कमजोर तो था ही नहीं, ठीक है। अब देखिए एपीजे अब्दुल कलाम इसका बहुत बेस्ट आंसर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो कहते हैं कि हम लोग मिल्क के सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। दूध कहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? इंडिया में किया जाता है, ठीक है। हमारे पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है जो आज भी बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस के पास भी नहीं है, जो हमारे पास है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। हम लोग पूरे वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट के, और पूरे वर्ल्ड के हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के। तो राइस और व्हीट सबसे इंपॉर्टेंट खाना है, यही तो खाया जाता है, ठीक है। इन दोनों में हम सेकंड पोजीशन पे, तो हम कम किससे हुए, ठीक है।
ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमारे पास वैसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ अचीवमेंट्स हैं, लेकिन मीडिया कभी भी इन सारे अचीवमेंट्स को क्यों नहीं दिखाती है? मीडिया हमेशा गलत न्यूज क्यों दिखाती है? ये क्यों दिखाती है कि इंडिया इस जगह पे फेल हो गया? क्यों दिखाती है ये चीज? ठीक है, कलाम साहब कहते हैं कि जब मैं तेल अवीव में था, ठीक है, तो तेल अवीव जो है वो इजराइल की कैपिटल है, ठीक है, तो जब ये तेल अवीव में थे तो वो इजरायली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो ये वो टाइम था, कलाम साहब अपने स्पीच में कहते हैं कि इजराइल में हर जगह मौतें हो रही थी क्योंकि हमास ने अटैक कर दिया था। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में अभी क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो हमास ने अटैक किया था। बट देखिए इजरायली मीडिया ने क्या किया कि उनके पूरे न्यूज़पेपर में हमास के अटैक्स का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है, इजरायली मीडिया वहां पे ये दिखा रही थी कैसे एक जूइश जेंटलमैन जिन्होंने 5 साल में एक डेजर्ट लैंड को एक ग्रीनरी भरे लैंड में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच सकते हो कहां पे हमास ने अटैक किया है और इसराइल में हर तरफ मौत चल रही है, ठीक है, हर तरफ लोग मर रहे हैं, बस इजरायली मीडिया इस नेगेटिव साइड को ना दिखाते हुए ये पॉजिटिव साइड दिखा रही है कि किस तरीके से एक इंसान ने एक डेजर्ट को ग्रीन लैंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब ये बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग विजन था, मीन्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग सीन था, ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी आप सुबह सो के उठते हो स्टूडेंट्स, कोई भी लड़ाई झगड़ा तो चाहता नहीं है, सबको अच्छा लगता है कि मॉर्निंग मेरी अच्छी होनी चाहिए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा जब आप कोई भी न्यूज पेपर पढ़िए या किसी से भी आप बात कीजिए, आपसे मौत के बारे में बात कर रहे हो, आप सारा का सारा डिस्ट्रक्शन की बातें करो, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो देखिए पर मीडिया हमारे क्या करती है, इंडिया में यही सब करती है, तो मीडिया इतनी नेगेटिव क्यों है हमारी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए अब आगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि क्या आप लोगों के पास 10 मिनट है, ठीक है, मुझे प्लीज 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं वापस अभी आता हूँ, ठीक है, और अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो ही आप ये आगे पढ़िए, वरना आगे आपकी चॉइस है। जैसे क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या है, देखिए आप कहते हो कि आपकी गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, आप लोग कहते हो कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है हमारे लिए, ठीक है। आप ये कहते हो कि हमारे लॉज बहुत पुराने ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं, ठीक है। आप ये कहते हो कि हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी है वो कचरा लेके नहीं जाती है। आप ये कहते हो कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। आप कहते हो कि इंडिया का रेलवे सिस्टम बहुत बड़ा जोक है। आप जाइए रेलवे स्टेशन पे आपको सिर्फ गंदगी देखने को मिलेगी, और इंडिया की जो एयरलाइन सर्विस है वो दुनिया की सबसे घटिया सर्विस है, ठीक है। आप ये कहते हो कि जो भी आप मेल सेंड करते हो वो कभी भी टाइम से पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। आप ये कहते हो कि हमारी कंट्री में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको डॉग्स घूमते हुए दिख जाएंगे, आपको हर तरफ कूड़ा कचरा दिखेगा, ठीक है। यू से एंड से, और आप इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बुराइयां करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, ठीक है। लेकिन कभी आपने खुद से ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हो? आप हमेशा उठते हो कहते हो हमारी गवर्नमेंट बुरी है, हमारा ये बुरा है, ये बुरा है, कोई ये नहीं करता, पर आपने कभी खुद से ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हो इंडिया के लिए, ठीक है। आप क्या करते हो? तो आप एक काम कीजिए, आप खुद को सिंगापुर का एक सिटीजन मान लीजिए, ठीक है, आप खुद को सिंगापुर का एक सिटीजन मान लीजिए, और आप खुद को एक नाम दे दीजिए। मान लीजिए आपने खुद को नाम दिया है यॉर्स, आपका नाम यॉर्स है, ठीक है। आप अब इस फिगर को अपना फेस दे दीजिए, ठीक है, और आप क्या करते हो जब आप सिंगापुर के आप हो, ठीक है, और आपका नाम यॉर्स है, जब आप सिंगापुर के एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको ये चीज पता है कि जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, ठीक है। तो सिंगापुर में आप देखोगे कि कोई भी सिगरेट को जला के, आधी जली हुई सिगरेट को कोई कहीं पे भी फेंकता नहीं है, ठीक है। आप हमेशा ये भी देखोगे कि वहां पे आपको $5 यानी 60 रुपीज पे करना पड़ता है ऑर्चार्ड रोड तक जाने के लिए, ठीक है। आपको 60 रुपीज पे करना पड़ता है, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपको माहिम कॉज सॉरी आपको क्या करना, आपको ऑर्चार्ड रो पे जाने के लिए जो सिंगापुर में $5 पे करना पड़ता है, ठीक है। जबकि इंडिया में क्या होता है, माहिम कॉजवा पेडलर रोड जो होता है वो 5 से 8 बजे के बीच में, वो तो आप लोगों के लिए फ्री रहता है, कोई भी वहां पे टैक्सेस आपके ऊपर नहीं लगता, वो कोई फी पे नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आप सपोज कीजिए आप फिर से सिंगापुर के सिटीजन है, ठीक है, वहां पे आप पार्किंग लॉट में गए हैं, आपके पास पार्किंग टिकट है,
तो ही आप क्या कर सकते हो, रेस्टोरेंट में या शॉपिंग मॉल में आप जाके खाना खा सकते हो या फिर शॉपिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास प्रॉपर पार्किंग टिकट है कि आपने गाड़ी अपनी पार्क की है, कहीं भी इधर उधर नहीं किया है, पार्किंग में ही पार्क किया है, तो ही आप अलाउड हो वहां पे जाके रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए, शॉपिंग मॉल्स में जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे क्या है ना, आप कितने भी बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे रहो या आप एक बेगर के बच्चे रहो, आपकी आइडेंटिटी वहां पे कोई मैटर नहीं करती है। पर हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, देखिए आगे, अभी आप पढ़ेंगे आगे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि हमारे इंडिया में क्या होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि वहां पे कोई भी 55 एमपीएच यानी 88 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वहां पे सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर के तो ये सारे रूल्स हो गए। इसके अलावा वो ये बताते हैं कि वॉशिंगटन की सड़कों पे अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो वहां पे आप 88 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा ही नहीं सकते। अगर आप जाओगे तो आपको क्या होगा, पुलिस को फिर फेस करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो आप क्या बोलते हो, जानता है सारा मैं कौन हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे आप लोगों ने देखा भी होगा, लोग ये चीज बोलते हैं, ठीक है। आप हमेशा क्या बोलते हो कि देखो मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतना इन्फ्लुएंशियल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसीलिए हमारे इंडिया में इतनी कमियां हैं, क्योंकि वो कमियां हम ही लोग करते हैं, इंडिया के सिटीजन करते हैं। अब यहाँ पे सरकार आके आपसे ये नहीं बोलेगी कि ट्रैफिक पुलिस मैन से आप अच्छे से बिहेव कीजिए, ये आपका खुद का मॉरल है कि आप ट्रैफिक पुलिस वालों से अच्छे से बिहेव कीजिए। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आपको हेलमेट पहनना है तो आपको हेलमेट पहनना है, तो आपकी सेफ्टी है खुद की, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे बताते हैं कि आप कोई भी जो कोकोनट शेल होता है, जो कोकोनट होता है, उसको खा के कहीं भी आप इधर उधर फेंक नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कहाँ नहीं फेंक सकते, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीचेस पे, क्योंकि बीच है, कोकोनट रहता ही है, तो कोकोनट का पानी पी के आप यहाँ वहां उसको कहीं पे भी फेंक नहीं सकते हो, ठीक है। क्या आप टोक्यो के स्ट्रीट पे पान की पिचकारी मार सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप बॉस्टन में अगर रहोगे तो वहां पे एग्जाम का फेक सर्टिफिकेट आप बना नहीं सकते, ठीक है। और ये सारी चीजें स्टूडेंट्स देखिए क्या है, हम लोग बहुत बातें करते हैं कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड नेशन है, ऑस्ट्रेलिया, अभी आपने पढ़ा कितना अच्छा लगा, वाह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कितना अच्छा अच्छा चीजें हैं। पर ये क्या, ये सारी चीजें हमारी कंट्री इंडिया में नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं, पर उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। पर हम तो काम करना ही नहीं चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हर जगह पेपर सिगरेट उठा के फेंक देते हैं, ठीक है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा फेंका हुआ सिगरेट का टुकड़ा, मेरा फेंका हुआ कागज का टुकड़ा मेरी गवर्नमेंट आके उठाए, मैं क्यों उठाऊं, ये तो मेरा है ही नहीं, ठीक है। सोच रहे अगर आप ऐसे करोगे तो इंडिया कभी भी उस लेवल तक जा ही नहीं पाएगा जहां पे विजन मेरा है, ठीक है। इसके अलावा एक बार ये बताते हैं, देखिए एक बार वो आगे बताते हैं कि एक बार इंटरव्यू में बहुत फेमस एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर थे बॉम्बे के, जिनका नाम था मिस्टर तिनईकर। उन्होंने एक बार एक बात कहा था कि जो रिच लोग के डॉग होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा हो जो रिच लोग होते हैं अपने डॉग को लेके जाते हैं, उनके डॉग कहीं पे पूप कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, और पूप कर देते हैं और वो तो गंदा हो गया जगह। और यही वो सेम लोग होते हैं जो सरकार को बोलते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, हमारा स्ट्रीट गंदा है। जो गंदा किसने किया है, उनके डॉग्स ने किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आप जापान में जाइए, ठीक है, जापान अमेरिका में जाइए, वहां पे अगर आप अपने डॉग को घुमाने के लिए लेकर जा रहे हो, अगर आपके डॉग ने पूप कर दिया है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको साफ कीजिए, क्योंकि आप और आपके डॉग की वजह से किसी और पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या हम इंडियंस ये काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्यूज करना जानते हैं, हम सोल्यूशन निकालना नहीं जानते हैं, ठीक है। हम लोग बस ये चाहते हैं हम घर पे बैठे रहे, हमारी सरकार आके हमें पैम्पर करती रहे, ठीक है। ठीक है, सरकार तो हमें पैम्पर करती है, सरकार ने हमें हर वो चीज दी है जो जो मेरा राइट है। आप सभी जानते हो फंडामेंटल राइट्स के साथ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती है। फंडामेंटल राइट्स के लिए सब झंडा लेके निकल जाते हैं, पर ड्यूटीज के लिए कोई नहीं आता है। ड्यूटीज के टाइम पे सब अपने घरों में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कहीं पे भी टुकड़ा पेपर का गिरा हुआ दिख रहा है या कहीं पे आपको बाहर दिखता है कि टैप में से पानी लीक हो रहा है, क्या आप लोग जाके उठाते हो या पानी को बंद करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो। आप लोग को ये लगता है ये मेरा घर थोड़ी ना है, ये मेरे घर का टैप थोड़ी ना है। तो इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स की गंदगियां फैलती जाएंगी। आज रेलवे स्टेशन के बाथरूम में गंदगी होती है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन वो गंदगी की किसने? सरकार ने तो की नहीं, वो गंदगी मैंने किया है, आपने किया है, हम सब लोगों ने किया है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं वॉशरूम यूज करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो फ्लश भी नहीं करते हैं। क्या आप अपने घरों में भी यही काम करते हो? ठीक है, आप अपने घर में तो ऐसा नहीं करते हो, फ्लश करते हो आप, ठीक है। तो आप बाहर के रेस्टोरेंट्स में क्यों नहीं कर सकते ये चीज? पर हम नहीं करते और बाद में हम सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमारे पोप्स को भी साफ करे। क्यों करेगी वो? क्योंकि वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जब हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर ही नहीं सकते तो हमें कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर उंगली उठाएं। हम इंडियन एयरलाइंस की बात करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो एयर इंडिया है, हमारा इंटरनेशनल एयर है, ठीक है, वो क्या करे,
वो हम लोगों को अच्छा से अच्छा खाना, टॉयलेटरीज क्लीन रखे। पर हम लोग क्या करते हैं, एयरलाइंस में भी आप लोगों ने सुना होगा बहुत से लोग ऐसे बिना फ्लश किए आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये सारी चीजें अगर आप जो कर रहे हो, क्या ये सही है? ठीक है, देखिए कलाम साहब आगे ये कहते हैं कि जब भी कोई सोशल इश्यूज आता है, जैसे लेडीज से रिलेटेड है, बच्चों का क्या हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है, डाउरी सिस्टम हो रहा है, औरतों को मार दिया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लंबा लंबा रैली निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम करते क्या है, प्रोटेस्ट 2-4 दिन चला फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए, इट्स द होल सिस्टम दैट हैज टू चेंज, हाउ विल इट मैटर इफ आई अलोन फॉरगो माय सन्स राइट टू अ डाउरी। ये सारे चीजें आप अपने घर से रोक सकते हो। आप अपने घर के बच्चों को ये सिखाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आपको अपने घर में ये माहौल बनाना होगा कि डाउरी गलत है, ठीक है, डाउरी सिस्टम गलत है। आपको ये भी बताना पड़ेगा बॉयज को गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और गर्ल्स को भी बॉयज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को अपने घर में सिखानी है, ठीक है। अब आप ये देखिए, फिर यहाँ सवाल यह आता है कि सिस्टम को कौन जा रहा है चेंज करने के लिए, ठीक है। देखिए, very conveniently for us, it consists of our neighbor, our household, other cities, other communities and the government, but definitely not me and you। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि ये सारी चीजों को कौन बदलने जा रहा है, तुरंत कहते थे हमारे नेबर्स करेंगे, हमारा सिस्टम करेगा। बट व्हाट अबाउट अस, हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? हमने अगर अपने नेबर को, अपने गवर्नमेंट को इंक्लूड किया, तो हम खुद को क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें, ठीक है। चलिए देखिए, हर चीजें बदल सकती हैं जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ठीक है। देखिए, आपको आगे आने के लिए अपनी फैमिली के जो सेफ कूपन है, जैसे सेल्फ फॉर्म ना कूपन के अंदर रहते हैं, जब वो वहां से बाहर निकले तो ही तो हमें सेल्फ मिलता है। तो उसी तरीके से हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ही हम वो डिजायर्ड ड्रीम अचीव कर सकते हैं जिसको हम चाहते हैं, ठीक है। देखिए आगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं, देखिए लेजी, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कमाने के चक्कर में हम लोग अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने अमेरिका का दिया है। हम अमेरिका जाते हैं, वहां के सिस्टम को प्रेस करते हैं कि वाह बहुत अच्छा है, इंडिया से बहुत अच्छा है, ये वो, ठीक है। लेकिन अमेरिका में भी कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो आप क्या, फॉर एग्जाम्पल अब अमेरिका में, न्यूयॉर्क में रहते हो, न्यूयॉर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करते हो, आप अमेरिका को छोड़ के इंग्लैंड में चले जाते हो और आप वहां जाके बोलते हो अरे अमेरिका में ये प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं यहाँ आ गया या आ गई। जब आप इंग्लैंड में भी कोई प्रॉब्लम होता है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप लोग फ्लाइट पकड़े गल्फ कंट्रीज में चले जाते हो। गल्फ कंट्रीज में जब वॉर चलता है तो आप लोग क्या करते हो, इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करते हो कि आप हमारी सरकार है, आप हमें हमारे घर पे वापस बुलाइए। आप लोगों ने देखा होगा वॉर के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट्स भेजती है, इंडियंस को वापस लेके आती है। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई वापस नहीं आ पाता है तो वो क्या करता है, सरकार को गाली देता है। तब आपकी मोरालिटी कहाँ जाती है, जब आप अपने कंट्री को छोड़ के जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप तुरंत गवर्नमेंट को याद करते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसीलिए देखिए हम सारे लोगों ने मिलकर अपनी कंट्री को बर्बाद कर दिया है। हम सब लोग पैसों के चक्कर में ऐसे फंस चुके हैं कि हम लोग अपनी कंट्री को बर्बाद करने से पीछे नहीं रह रहे। इसलिए डियर इंडियंस, दिस for a great deal of introspections and pricks one conscious too, okay। So कलाम साहब कहते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है कि हम लोग खुद को गैदर करें, अपने माइंड को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और अपने इंडिया को एक डिजायर्ड कंट्री के तौर पे रखें ताकि इंडिया में लोग आना चाहें, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि मैं JF कैनेडी के वर्ड्स में, ठीक है, JF कैनेडी के वर्ड्स में, जो JF कैनेडी वहां के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ठीक है, उन्होंने एक बार जो अपने अमेरिकन सिटीजन्स के लिए जो कहा था, मैं उससे कोरिलेट करके ये कहना चाहता हूँ, आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया एंड डू व्हाट हैज टू बी डन टू मेक इंडिया व्हाट अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर टुडे, ठीक है। हम लोगों को इंडिया से वो आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया, आप खुद से पूछे कि आप अपनी कंट्री इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, और आप खुद से ये भी पूछे कि आपने किया क्या है अभी तक ऐसा अपनी कंट्री इंडिया को इंडिया बनाने के लिए, ठीक है। और जब आपको सही आंसर मिल जाए और अगर नहीं भी मिल पाए तो फिर आप ये प्रॉमिस कीजिए, ये प्लेज लीजिए कि हम अपनी कंट्री को वो कंट्री बनाएंगे जो अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज आज हैं, यानी डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। लेट्स डू व्हाट इंडिया नीड्स फ्रॉम अस। थैंक यू अब्दुल कलाम, ओके। So student, now this is all about our chapter. Now come with me and let's see the word meanings. ठीक है, invaded का मतलब क्या है, जब कोई फोर्सफुली आपके घर में घुसने की कोशिश करता है। ब्लिस का मतलब बहुत ज्यादा खुशी। कैलिपर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये ना ऑर्थोटिक डिवाइस होता है, ट्रेडिशनल, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब शर्माना। ओबेस्ट का मतलब है किसी चीज के बारे में कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हो। गोरी का मतलब बहुत ज्यादा वायलेंट है। वेजनेंस का मतलब है सीकिंग रिवेंज, आपको रिवेंज चाहिए, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब है रिच। पिल्फरिंग का मतलब है स्टीलिंग ए स्मॉल अमाउंट थिंग्स, ओके। मॉर्गेज मींस
आप लोगों ने पैसा लिया है पर उसके बदले में कोई चीज गिरवी रखी है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है सेल्फ एग्जामिनेशन और लुकिंग इनवर्ड, ओके। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ जस्ट गो थॉरली थ्रू दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर गिव्स यू द वेरी गुड मोरल वैल्यूज फॉर योर ओन लाइफ, ओके। Now, in our next class, when we are going to meet, we are going to complete the question answer section of this chapter, okay? Till then, dear students, you all have to take very good care of yourself. Bye. तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने देश के लिए क्या क्या विजन्स देखे और कैसे उनके लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया। तो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे।